गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जैसे मान लो कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कुछ ओम्स लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करने वाले इस लेक्चर में। तो देखो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। हेडिंग क्या लिखनी है? फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उन चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। तो देखो यहां पर जैसे अगर हम ये कहें कि एक कंडक्टिंग वायर है, क्या है? कंडक्टिंग वायर है। तो हमने कहा मान लो एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी शेप है सिलेंड्रिकल। शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप है। तो हमने कहा मान लेते हैं ये एक सिलेंड्रिकल शेप के रूप में एक वायर है आपके पास। ये वायर है और वायर की जो शेप है वो कैसी है? सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल शेप में वायर है। सिलेंड्रिकल शेप है किसकी? वायर की। तो देखो सिलेंडर के अंदर दो चीज होती है हमारे बच्चों। जो रेजिस्टेंस है वो ऐसा ही है कि एक वायर है सिलेंड्रिकल शेप में और उसका जो क्रॉस सेक्शन है। अब क्रॉस सेक्शन को कैसे समझोगे आप? क्रॉस सेक्शन को ऐसे समझो कि जैसे ये मेरा पेन है, ठीक है, इसको वायर मानो। तो ये जो एरिया है इसका जो सामने दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया सामने से इसका, ये वाला एरिया जो सामने से दिखाई दे रहा है, इस एरिया को बोलते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोला जाता है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये तो आपकी लेंथ होती ही है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये तो है आपकी लेंथ, ठीक है। तो L क्या है? लेंथ। लेंथ ऑफ वायर। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। और A क्या है? ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये क्या? इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया है। अब देखो कई बार ये सर्कुलर होगा। जैसे मान लो अगर तुम्हें बोल दिया कि इस क्रॉस सेक्शन को मैं जूम करके दिखाऊं इसको तुम्हें, तो अगर मान लो सर्कल नजर आए और इस सर्कल की रेडियस कितना रहे? आर। आर क्या है? सर्कल की रेडियस। आर क्या है? सर्कल की रेडियस। तो मैं इसको एरिया को ऐसे भी लिख सकता हूं, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऐसे देखो कि अगर आपके पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर, जिसका क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हर जगह सेम, तो L क्या है? वायर की लेंथ है या रेजिस्टेंस की लेंथ है, और A इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया है। तो देखो क्या ऑब्जर्व हुआ कि लेंथ जितनी ज्यादा होती है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। लेंथ जितनी ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। तो देखो ये एक्सपेरिमेंटली कंक्लूजन है कि जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के प्रोपोर्शनल रहता है। पहला क्या कंक्लूजन है? कि रेजिस्टेंस है ये लेंथ के क्या रहता है? प्रोपोर्शनल रहता है। लेंथ जितनी ज्यादा होती है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला? जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स रिलेटेड होता है। मतलब एरिया ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इन दोनों को एक साथ रिलेट करते हैं तो जो रेजिस्टेंस आता है इसको रिलेट करते हैं कि रेजिस्टेंस R is proportional to L upon A। यानी रेजिस्टेंस लेंथ के तो प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्स है। और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को लिखते हैं क्या? रो। क्या लिखते हैं यहां पे? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका कांस्टेंट है
इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना यहां पे, जहां पर आपका रो है इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या नाम होता है, रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक दूसरा नाम होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो यहां से आपके पास एक फॉर्मेट बना कि जब भी कोई वायर होगा, जब भी कोई वायर होगा तो उस वायर का या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई भी वायर है जो भी है उसका मुझे रेजिस्टेंस अगर लिखना है, मुझे क्या लिखना है, रेजिस्टेंस। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। बात समझ में आई। L लेंथ है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, रो के बारे में बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी के रूप में। सबसे पहली चीज तो ये डिपेंड करता है मेटल पे। जैसे ऐसे देखो, मैंने एक वायर लिया आयरन का, एक लिया कॉपर का, तो जैसे ही आपका मटेरियल चेंज होगा रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन या मेटल, डिपेंड्स ऐसे बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मटेरियल या ऑन मेटल, जो भी आपकी मेटल काम में ले रहे हो, मेटल और मटेरियल, यानी जो भी मटेरियल उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तुम्हें बोला जाए एक कॉपर है एक एल्यूमिनियम है, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम या अलग, दोनों की रेजिस्टिविटी अलग, मटेरियल अलग तो रेजिस्टिविटी भी अलग होगी। दूसरा डिपेंड करता है ये किस पे, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो जो रो है आपका ये केवल दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे और एक टेम्परेचर पे। अब रो से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं कि ये जो रो है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने मेटल छोटा लिया या बड़ा लिया। ऐसे समझो, देखो मैंने कहा, एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये एक कॉपर का वायर है, क्या है, इस कॉपर के वायर को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब बताओ, देखो है क्या, पहले जो रेजिस्टिविटी थी वो रो थी और रेजिस्टेंस कितना था, R था। इफ वी ब्रेक दिस कॉपर वायर, या इसको देखो ऐसे समझो, ये रेजिस्टेंस कितना था, मान लो R, ठीक है। इसको ब्रेक किया हमने, कट कर दिया, तो कितने वायर मिल गए, दो वायर मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। तुम्हें बोला जाए क्या रेजिस्टेंस चेंज हो गया है क्या, पहले तुम्हारा रेजिस्टेंस R था, रेजिस्टिविटी रो थी, तुम्हें बोला गया क्या रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। तो जब भी रेजिस्टेंस बोला जाए, जब भी आपको रेजिस्टेंस बोला जाए, रेजिस्टेंस लिखोगे रो L अपॉन A। क्या लिखोगे, रो L अपॉन A। तो आप बोलोगे यहां पे कि इसके लिए मुझे एक चीज तो दिखाई दे रही है कि इसकी लेंथ क्या हो गई है, चेंज हो गई है। लेंथ क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और लेंथ चेंज हो गई है। अब मुझे रो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं बता दूंगा। तो देखो आपका जो रो है
वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आप छोटा सा कॉपर का वायर लो या बहुत बड़ा कॉपर का वायर लो, ये इसके साइज से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको साइज से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कहेंगे हम, पहला पॉइंट है रो की वैल्यू क्या रहेगी, रो विल बी सेम। जो रेजिस्टिविटी है, इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू, आपका मटेरियल सेम, चाहे आप इसको 100 पार्ट में कट कर दो, कितने पार्ट में, 100, 50, जितने पार्ट में कट करना कर दो, अगर आपका मटेरियल सेम है, अगर आपका मटेरियल सेम है तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। तो हमने कहा यहां पे आपका एल चेंज हो गया, आपका रो में कोई चेंज नहीं आया, ये रो आपका क्या है, सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदला। तो हमने कहा यहां पे कि एल बदल गया, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहां से दूसरा क्या, आर जो रेजिस्टेंस है विल चेंज, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस मटेरियल और इसकी लेंथ और एरिया दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी केवल उसके मटेरियल पे ही डिपेंड कर रही होती है। इतनी बात बच्चों समझ में आई। एक पॉइंट और याद रखोगे क्या, कि जो यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का, यूनिट ऑफ रो, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम इंटू मीटर, या इसको सिंबल के तौर पे लिखोगे तो ओम मीटर। क्या लिखा होता है, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट याद रखना आपको कि रेजिस्टिविटी का यूनिट आता है क्या, ओम इंटू मीटर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। बच्चों बात समझ में आई। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करें हम। ऐसे समझो तुम्हें बोला गया कि ये एक ए लेंथ है और एरिया इसका ए है, ठीक है। किसका बना हुआ है, कॉपर का, कॉपर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कॉपर का। ये पहला वायर है, दूसरा वायर ये दे रखा है, ठीक है। इसका भी एरिया तो तुम्हें ए दे रखा है, तुम्हें बोल दिया इसकी लेंथ डबल है, इसकी लेंथ क्या है, डबल है। और ये भी किसका बना हुआ है, कॉपर का ही बना हुआ है। सेकेंड डायग्राम में ये भी किसका बना हुआ है, कॉपर का ही बना हुआ है। तुम्हें बोला जाए इन दोनों के रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन आएगा, इन दोनों के रेजिस्टेंस में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा, यही लिखना है अपने को, ठीक है। तो हम कहेंगे कि देखो यहां पे इसका मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा तो रेजिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू, दोनों ही कॉपर के हैं तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, तो मैं लिख लूंगा रो। इसकी लेंथ कितनी है, L, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको लिख लेते हैं, हमने कहा R1, क्या लिख लेते हैं, R1। इसको हमने कहा, इसको लिखें R2, इसका रेजिस्टेंस लिखें। तो देखो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या, रो का रो। लेंथ कितना है यहाँ पे 2L और एरिया आपका A का A ही है। तो मैंने कहा यहां से R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रो L अपॉन A। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 2। तो हमें दिख रहा है R1 ये है, R2 ये है, कौन ज्यादा, R2 ज्यादा। R2 R1 का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। R2 R1 का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हमने कहा R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1। तो इस तरीके से हम दोनों का R रिलेट कर सकते हैं। तुम्हें बोला जाए बताओ किसका रो ज्यादा किसका रो कम, तो तुमने देखा दोनों ही कॉपर के थे इसलिए रो दोनों का क्या था, सेम था। रो दोनों का क्या था, रेजिस्टिविटी दोनों की क्या थी, सेम थी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन को देखो और रिलेट करें।
देखो ये एक वायर है, इसकी लेंथ मान लो स्मॉल एल है, इसकी रेडियस दे रखी है आर। आर क्या है इसकी रेडियस। और ये फर्स्ट वायर है, ठीक है। एक दूसरा वायर है, इसकी जो लेंथ है ये 12 है और रेडियस दे रखी है 2r। इसकी रेडियस है 2r, ठीक है बच्चों। इसको नाम दे दिया सेकेंड वायर। तुम्हें बोला गया कि ये बताओ, ये जो वायर है ये आयरन का है Fe, ये जो वायर है आयरन, ठीक है, नाम लिख देते हैं चलो। ये वायर तुम्हारा आयरन का है और ये जो वायर है ये भी किसका है, आयरन। दोनों ही आयरन के बने हुए हैं। पहला पॉइंट तुमसे पूछा गया, बताओ दोनों की रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या आएगा। दोनों की रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या आएगा। दूसरा तुमसे पूछा दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या मिलेगा। दोनों की रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या आएगा और दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो जब भी रेजिस्टिविटी का नाम आए सबसे पहले तो देख लो कहीं सेम मटेरियल के है या नहीं है। सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है तो हमने कहा फर्स्ट पार्ट तो सीधा ही हो गया, रो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और सेम होगा तो रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू रो अपॉन रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रेजिस्टिविटी सेम है इसलिए रेजिस्टिविटी का रेशियो 1 बन जाएगा। दूसरा चलो R1 R2 लिख लेते हैं दोनों के। पहले का रेजिस्टेंस लिखो, R का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन, अब एरिया को देखो यहां पाई आर स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं क्योंकि यहां पर आपके पास रेडियस के रूप में डाटा है, ठीक है। तो देखो अपन ने कहा R1 और R2 लिखो। अब हमने कहा R1 लिखें तो देखो R1 इज इक्वल टू रो एल, लेंथ कितना है L स्मॉल l अपॉन रेडियस R है तो ये अपन ने लिख लिया पाई आर स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरे के लिए लिखते हैं, सेकेंड वायर के लिए। तो सेकेंड वायर के लिए लिखोगे R2 इज इक्वल टू रो, लेंथ कितना है 2L अपॉन पाई, रेडियस कितना है देखो 2R। तो हमने कहा यहां से 2R का स्क्वायर ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो 2R पे स्क्वायर है तो 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास बना रो इंटू 2L अपॉन पाई इंटू 4R स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये यहां से हम लिखेंगे 2 4 तो नीचे कितना बचा अपना 2 बचा। तो हमने कहा R2 आपके पास बना कितना, ऊपर तो है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 2 बच गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2। अपॉन में 2 बच गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2। इसको लेता हूं इक्वेशन सेकेंड। देखो कंपेयर करो, पहला था आपके पास R1 क्या था रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर के साथ में 1/2 है। तो 1/2 होने का मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये आपका जो R2 आया है ये R1 का क्या आया है, हाफ आया है। आपका जो R2 है ये R1 का क्या मिला है, हाफ मिला है। या ऐसे कहो कि हमें रेशियो किसका चाहिए था, R1 अपॉन R2 चाहिए था और R1 अपॉन R2 चाहिए तो इस R2 को इधर ले आएंगे। तो हमने कहा R1 अपॉन R2, इसकी जो वैल्यू बनेगी R1 अपॉन R2 2 उधर चला जाएगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह आपका एग्जाम्पल 11.3। कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 11.3 है।
अब देखो पढ़ो इसको, तो इसमें देखो दो पार्ट है, एक पार्ट इस तरफ सोल्व कर लेते हैं, एक पार्ट इधर। क्या बोला है देखो, ए में बोला है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए टू 20 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 200 ओम। तो देखो बल्ब है तो बल्ब का ये रेजिस्टेंस है, यहां पर एक सप्लाई है तो सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखी है 220 वोल्ट, और यहां पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपका 200 ओम। अब देखो बल्ब पर लगने वाली वोल्टेज तुम्हें पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, करंट पूछी है। करंट पूछी है तो क्या कहेंगे, ओम्स लॉ से इक्वेशन लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से I की इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो हमने कहा आप सोल्व करें यहां से, तो I आएगा वोल्टेज कितना आपका 220 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना आपके पास, रेजिस्टेंस है कितना यहाँ पे 1200 ओम। चलो देखो इसको थोड़ा कैलकुलेट करें, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 11 और ये 60, तो आपके पास यहां से ये बना है 11/60 करंट है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। इस तरीके से अपना ये पहला पार्ट सोल्व हुआ। सेकेंड पार्ट देखो, बी पार्ट। बी पार्ट में बोला है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग कोइल इज 100 ओम। सेम क्वेश्चन है, इस बार देखो सिचुएशन ऐसे है, ये रेजिस्टेंस, ये आपका सप्लाई वोल्टेज, वही सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखी है देखो 2 वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। बस इस बार रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना दे रखी है 100 ओम दे रखी है। कितना दे रखी है, ये 100 ओम दे रखी है। वही देखो करंट की वैल्यू पूछी है तो हमने कहा वहीं से V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, तो I इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो चलो सोल्व करो, I इक्वल टू वोल्टेज आपका 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 100 ओम, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आपका 2 से कैंसिल आउट किया 11, ये कितना आ गया 5, तो कितना आ गई 11/5 एम्पियर। तो इस तरीके से आपका ये बी पार्ट है, इसको हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 11.4। एग्जांपल 11.4 देखो, अपने आप एक बार स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो देखो क्या दिया है, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 वोल्ट। यानी आपका ये जो हीटर है, रेजिस्टेंस है एक तरीके से, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें दे दिया कितना है 60 वोल्ट है। When it draw करंट 4 एम्पियर, कितनी करंट आ रही है इसमें 4 एम्पियर आ रही है। जब इसमें 4 एम्पियर करंट आती है तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना आता है फ्रॉम द सोर्स। अब इन्होंने बोला उसके बाद व्हाट इज द करंट विल हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस को इतना कर दे। अब बताओ, यहां से सबसे पहले आर कैलकुलेट कर लेते हैं, वही वी आई आर में रिलेशन लिखेंगे। तो हमने कहा इसके लिए इक्वेशन लिखोगे V इज इक्वल टू आई आर। किसकी वैल्यू अननोन है, आर की वैल्यू अननोन है। तो आर की वैल्यू अननोन है तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो हमने कहा यहां से वोल्टेज है 60, आई कितना है 4, तो आपके पास यहां पे आर आपके पास आ गया ये 15 ओम। आर आ गया, जो आर आ गया यहां से। अब करंट को इन्होंने या वोल्टेज को इन्होंने बढ़ा दिया 120 वोल्ट। अब सेकंड कंडीशन में इन्होंने कहा ये रजिस्टर है, इस पर वोल्टेज को हम कर देते हैं 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपका 15 ओम आ ही गया है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये कितनी करंट इसमें जा रही होगी ये पूछा है। तो हमने कहा वापस वही कंडीशन लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर, आई चाहिए तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज कितना कर दिया 120, रेजिस्टेंस कितना है 15,
तो ये डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। तुमने कहा यहां पे आपके पास करंट कितना आ गई है 8 एम्पियर आ गई है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 11.5 क्या है आपका एग्जाम्पल 11.5 क्या बोला है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ। देखो लेंथ दे रखी है, हमने कहा लेंथ दे रखी है कितना 1 मीटर, तो हमने कहा ये 1 मीटर लिख दो। उसके बाद रेजिस्टेंस दे रखा है 26 ओम, तो हमने कहा 20 आर की वैल्यू लिख देते हैं 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, ये डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो हमने कहा 2r इज इक्वल टू 0.3 mm है। तो सबसे पहले तो देखो r कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 2। mm को बच्चों जब भी मीटर में सोल्व करना हो तो आपको लगाना है 10 टू द पावर -3 मीटर। क्या कहोगे जब भी आपको क्या करना है mm से मीटर में जाना है तो क्या कनेक्ट करोगे 10 टू द पावर -3। अब देखो 2 का डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, या ऐसे एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 आएगा, 10 आएगा, 10 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -4 बन जाएगा। तो मैंने कहा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 3/2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ये रेडियस आ गई। इसके बाद देखो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर यूजिंग द टेबल 11.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ वायर। वायर का मटेरियल कौन सा है, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद तो देखो यहां से आप बोलोगे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है अपना वो होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो हमने कहा यहां से रो एल अपॉन ए बन गया आपका पाई आर स्क्वायर। तो अब हमने कहा हमें रो चाहिए यहां से रेजिस्टिविटी, तो देखो बाकियों को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो रो इज इक्वल टू आ गया आपका आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो अब यहां से आर की जो वैल्यू है वो कितना दे रखी थी 26, पाई आपका 3.14। यहां से रेडियस कितना है 3/2 को 1.5 लिख देते हैं, एक काम करते हैं तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। एल लेंथ कितना है 1 मीटर, कितना है ये 1 मीटर। तो ये यहां से आपकी रेजिस्टिविटी बनी है, क्या बनी है रेजिस्टिविटी बनी है। तो देखो इसको अब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर अपने पास ये बन जाएगा रो इक्वल टू 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम इंटू मीटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, सोल्व करके चेक करोगे तो लगभग इसी के पास से आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है क्या साथ में कि आप इसकी रेजिस्टिविटी तो कैलकुलेट करना ही है, साथ में एनसीईआरटी में देखो टेबल दे रखी है, उससे प्रेडिक्ट करना है कि ये वायर कौन से मटेरियल का बना हुआ है। तो देखो वो टेबल अपन देखते हैं, टेबल क्या है एनसीईआरटी की। तो देखो यहां पे आपके पास ये रही टेबल, देखो इस टेबल में देखोगे 1.84 10 टू द पावर -6 ये रहा। देखो तो यहां पे ये जो मटेरियल है ये कौन सा आपका मैग्नीज, कौन सा है मैग्नीज। यानी कि यहां से आपको पता लगा ये डाटा देख के यहां से पता लगा कि ये जो मटेरियल है आपका ये मटेरियल कौन सा है मैग्नीज है। बच्चों इनको याद नहीं रखना है, खाली एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करते टाइम रिलेट करते टाइम आप डाटा देख सकते हो, बस थोड़ा सा समझने के लिए बोल सकते हो कि सबसे देखो अगर अपन बात करें सबसे कम रेजिस्टिविटी इसकी होती है, उसके बाद इसकी ज्यादा होती है। इस तरीके से रेजिस्टिविटी को देखना है कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो वो अपन ये देख के बता सकते हैं, बट आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहेंगे हम
क्या कहेंगे बच्चों? तो हम कहेंगे यहां पे आपका ये क्या है? मैग्नीज है। कौन सा मटेरियल है? मैग्नीज। और कैसे पता लगा अपने को? ये टेबल देखकर। कैसे पता लगा? ये अपनी जो टेबल है इसको देख के अपने को पता लगा कि अपना मटेरियल कौन सा है? मैग्नीज है। कौन सा है? मैग्नीज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 11.6 देखो, 11.6 की बात करें, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, क्या बोला? ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यानी कि ये वायर है, इस वायर की लेंथ दे रखी है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A दे रखा है। हैज ए रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी कितना दे रखा है? 4 ओम दे रखा है। ठीक है। What would be the resistance of another wire of same material? मटेरियल सेम है, तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो दूसरा वायर है जिसके लिए, ये जो दूसरा वायर है साथ में देखो इन्होंने दिया, ये दूसरा वायर है, इस दूसरे वायर के लिए इन्होंने बोला है लेंथ तो आधी है और एरिया डबल है, क्रॉस सेक्शन ये 2A है, ये आपकी L/2 है। ठीक है। मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी रो का रो ही हो जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यही बोला गया है। अब देखो इसको रिलेट करेंगे, इन्होंने बोला उसका रेजिस्टेंस 4 है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो क्या लिखते हैं हम वायर का रेजिस्टेंस? हम लिखते हैं R = ρL/A। तो हमने कहा R की वैल्यू 4 रख दो, रो L आपका L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है? A का A दे रखा है। तो हमने कहा ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, उसका काम हमने लिख दिया। अब इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे तो हमने कहा मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टिविटी सेम है तो रो L कितना दिया है इन्होंने? L/2, तो हमने L/2 लिख दिया, अपॉन एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का? 2A, तो एरिया की जगह क्या लिख दिया? 2A लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो रो L, ये तो 2 तो था ही, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4/A। अब बताओ बच्चों, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं तो मुझे दिख रहा है रो L/A को क्या लिख सकता हूं मैं? 4, यानी कि रो L/A को मैं 4 लिख सकता हूं। तो मेरे पास आता है R1 = 1/4, तो ये यहां से उठाया मैंने, इंटू रो L/A को मैंने क्या लिखा? 4 लिखा। तो मेरे पास सोल्व करने पर ये क्या आ गया? 1 ओम आ गया। क्या आ गया? 1 ओम आ गया। यानी मेरे पास क्या बना है यहां पे कि इस नए वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। कितना है? 1 ओम है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी में ग्रुप में क्वेश्चन दे रखे हैं, वो है इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कौन से फैक्टर है जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो देखो आपका फॉर्मूला होता है R = रो L/A। तो हम क्या कहते हैं? 3 डिपेंडेंसी है, एक तो रो पे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, दूसरा ये L उसकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा क्या रहा आपका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन 3 चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर और थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब इन्होंने बोला है कि विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर एंड थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल। एक देखो
एक हमने मोटा वायर लिया, दोनों सेम है कॉपर के। मान लो ये कॉपर का मोटा वायर है और ये कॉपर का छोटा वायर है। क्वेश्चन में देखो बोला नहीं है, या लेंथ भी क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है, तभी कंपैरिजन होगा। तो मुझे बताओ कि आर, जिसके जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट का फ्लो कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट का फ्लो ज्यादा होता है। तो मुझे देखना है कि कहां सिचुएशन क्या बन रही है, एरिया ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, यानी ये थिक है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये थिक और ये थिन। जो थिक होता है एरिया ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस से कम होता है। जिसका जो थिक वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का फ्लो इजीली होगा। तो आपका थिक वायर है तो आर यहां कम होगा, थिन वायर है तो यहां एक कम रखोगे तो आर ज्यादा होगा, और आर जहां कम है करंट का फ्लो इजीली है। तो किसमें करंट का फ्लो इजी होगा, थिक वायर में। इन थिक वायर फ्लो ऑफ करंट इज इजी। तो क्या कहेंगे हमें, इन थिक वायर, इन थिक वायर फ्लो ऑफ करंट इज इजी। यानी थिक वायर के अंदर करंट का फ्लो क्या है, इजी है, आसान है कंपेयर टू थिन वायर के। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। यानी कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसने बोला लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, आर की वैल्यू को सेम रखते हैं, व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज। यानी कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V डिक्रीज होता है टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, यानी कि इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है। तो इन्होंने बोला है व्हाट चेंज विल अकर इन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस पहले V था, V से हो गया V/2 यानी आधा हो गया। तो इन्होंने बोला करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों सिंपल सा सवाल, क्या कहेंगे, रजिस्टर के लिए V = IR, रजिस्टर के लिए V = IR लगाओगे तो यहां पर R को इन्होंने बोला है क्या, सेम है, R को क्या बोला है, सेम। तो हम क्या कहेंगे, V ∝ I हो गया। अब बच्चों प्रोपोर्शनल का मीनिंग ही क्या होता है, इसको आधा करोगे तो ये भी आधा हो जाएगा, इसको डबल करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे V को अगर आप हाफ करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो V को हाफ करने पर करंट की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, वाई आर कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल, रेदर देन प्योर मेटल। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं या जो अपन आयरन करते हैं ना कपड़ों के, उसका बॉटम देखते हो तो वो आपका प्योर मेटल का ना होके अलॉय होता है। तो देखो आपको मैं टेबल दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया अच्छा लगेगा। इस टेबल में देखेंगे तो मुझे बताओ, इस टेबल के अंदर मैं दिखाऊं आपको, यहां से यहां तक आपके ये मेटल्स है, यहां से यहां तक ये आपके मेटल्स है, ये मेटल्स है। अब हमें चाहिए कि हीट ज्यादा मिले, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा, या रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। तो देखो अगर आप देखोगे मेटल्स से अलॉय की ओर जाओगे तो देखो अलॉयस के अंदर क्या है आपका, अलॉय के अंदर आप देखोगे तो अलॉय के अंदर रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी 10⁻⁻⁶ ये है, ये है। तो जो अलॉय है,
एलॉय की रेजिस्टिविटी इन मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एक तो पर्पज ये होता है, दूसरा क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट। आप आयरन कर रहे हो, पता चला नीचे वाला जो प्लेट है वही मेल्ट होगी तो आयरन क्या हो गई, खराब हो गई। तो दूसरा रीजन ये होता है कि आपकी जो आयरन है, ठीक है, उसका हमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो हम कहते हैं यहां से क्या कि एलॉय क्यों यूज में लेते हैं, बिकॉज पहला रीजन क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ alloy is larger than metals, alloy का मतलब होता है बच्चों दो तीन चीजों का आपस में मिक्स करके बनाने से, ठीक है। दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ alloy is larger compared to metals, यानी मेटल्स के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। इसलिए क्या करते हैं, एलॉय की प्रेफरेंस देते हैं ये बनाने के लिए कंपेयर टू मेटल्स के। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला है यूज द डाटा इन टेबल 11.2, जो अभी हमने बात की थी, टू आंसर द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस का आंसर देखने के लिए आप टेबल को यूज में लीजिए। तो देखो पहला, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर। तो देखो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा और वो बेटर कंडक्टर होगा। एक पॉइंट ऐसे ध्यान रखो कि जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो बेटर कंडक्टर होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो बेटर कंडक्टर होगा। अब देखो, एक तो इन्होंने मरकरी बोला है और एक क्या बोला इन्होंने, आयरन बोला है। चलो अपनी टेबल पे चलते हैं। टेबल कहां, ये रही अपनी टेबल। हमने देखा एक मरकरी ढूंढो, मरकरी कहां पे है, और आयरन तो बच्चों देखो ये रहा, मिल गया आयरन। तो हमने कहा आयरन के लिए ये हो गई रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब उसके बाद मरकरी, ये रही मरकरी। बताओ इन दोनों को देखोगे तो मरकरी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है और आयरन की रेजिस्टिविटी कम है। तुम कहेंगे आयरन की रेजिस्टिविटी मरकरी से कम है, तो आयरन क्या है, बेटर कंडक्टर है। आयरन क्या है, बेटर कंडक्टर है। तो हम कह देंगे इससे अब कि तुमने कहा ए पार्ट में क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन is less compared to mercury. So iron is better conductor. तो आयरन है वो बेटर कंडक्टर है, ठीक है।
अब फिर दूसरा बोला विच ऑफ द, दोबारा देखो क्या कहा, दूसरा इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो सबसे कम जिसकी रेजिस्टिविटी होगी, सबसे कम जिसकी रेजिस्टिविटी होगी वो बेस्ट कंडक्टर रहेगा। तो देखो यहां से टेबल में देखें, टेबल में चले, पहुंचे टेबल में पहुंचे, क्या मिला क्या मिला, देखो यहां से तो आपको मिला सबसे कम रेजिस्टिविटी इसकी है। ये कौन है आपका? सिल्वर। कौन है? सिल्वर। तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, सबसे कम है, तो इसका मतलब सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। तो क्या आंसर बनेगा अपना उस क्वेश्चन का? तो हम कहेंगे सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अपने एनसीईआरटी के, जिनको अपन ने क्या किया, डिस्कस किया। तो आप सबको समझ में आए होंगे ये।